आपको आज आदिवासी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मुझे आदिवासी समन्वय मंच भारत एवं देश के सभी राज्यों के आदिवासी समाज के समस्त सामाजिक संगठन एवं गैर सरकारी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आदिवासी अधिकार दिवस पर आयोजित वेबिनार में शामिल होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इस आयोजक को इस सकारात्मक भाव से आयोजित इस आयोजन के लिए बधाई भी देती हूँ। हम भारत देश की बात करें तो अलग अलग भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में परिक्षेत्र में जनजाति समाज के लोग निवासरत हैं। उस क्षेत्र के अनुरूप विभिन्न भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं, परंतु इसके बावजूद हम सब में एक सभ्यता है जो एक परिवार का बोध कराती है। माननीय रवि ठाकुर जी मेरे पूर्व, वो भी राष्ट्रीय जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने भी देश में जनजाति वर्ग के लिए बहुत कार्य किया है, लड़ाई भी लड़ी है। और लोग जब भी मेरे पास आते थे तो वो उनके संबंध में चर्चा करते थे। ये बहुत खुले तौर पर कहना चाहूंगी कि जितनी खुशी मुझे राज्यपाल बनने की नहीं हुई, जितना मुझे अनुसूचित जनजाति आयोग छोड़ने का दुख हुआ। जिस तरीके से मैंने आयोग में लोगों को जो विश्वास और जो उनकी अपेक्षा थी कि हाँ, ये जो आयोग है हमारे जो ट्राइबल वर्ग के लिए एक न्याय दिलाने का एक प्लेटफॉर्म है। हमारी कोशिश रही पूरी हमारी टीम की कि हमने भी पूरे देश भर में एक उनके अंदर, क्योंकि आज भी देखा जाए तो देश की आजादी के बाद जो प्रावधान उनके लिए किए गए हैं, लेकिन आज भी वो प्रावधानों से, वो सारी चीजों से, उन अधिकारों से आज भी वो वंचित है। बहुत सारी बातें हैं, मैं इस संबंध में नहीं जाऊंगी, उसके बारे में रवि ठाकुर जी ने कहा है। लेकिन आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आपने वेबिनार का ये जो आयोजन किया है, और निश्चित रूप से हम सब लोगों के माध्यम से जितने भी लोग वेबिनार से जुड़े हुए हैं, हम लोगों की बात उन तक पहुंचेगी। मैं कुछ बातें और भी कहना चाहूंगी आगे। जनजाति समाज सदैव से प्राकृतिक पूजक रहा है और उनके संस्कृति, परंपरा एवं पूजा पद्धति में भी प्रकृति की छाप दिखती है। हमारे जनजाति समाज का निवास स्थान वन तथा पहाड़ियों में रहा है। हमारे भारत देश में जनजाति समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग प्राचीन काल से निवासरत है। भारत के नागरिक चाहे जनजाति समाज से हो या कृषक समाज या अन्य समाज, सभी भारत के मूल निवासी हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन काल से जनजाति समाज या अन्य समाज का इन तत्वों के प्रति आदर तथा संरक्षण की भावना रही है। इस भावना को हम अलग अलग पर्व में प्रदर्शित करते हैं। जनजाति समाज हो या अन्य समाज, सभी के लिए विभिन्न नदियां जैसे गंगा, नर्मदा, यमुना, तमाम जो जितनी भी है हमारी प्राकृतिक रूप से जो इस धरती पर है, जीवनदायिनी और पूजनीय रही है। इन नदियों को उद्गम अलग अलग क्षेत्र से हुआ, लेकिन उसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में होता है और इस क्षेत्र में होता है, इसे अलग अलग रूप में पूजा करते हैं। इस तरह हम सभी विभिन्न वनस्पति, पीपल, बरगद आदि का पूजन करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो सारे समाज हरेली त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। चूंकि हमारे जनजाति समाज वन क्षेत्रों में निवासरत है थे, जब उनका संपर्क कृषक समाज से हुआ और कई धार्मिक परंपराओं और आर्थिक उपार्जनों से के तरीकों का आदान प्रदान हुआ। अन्य जनजाति समाज स्थायी और आधुनिक खेती कर रहा और खेती के नए नए तरीके को अपना रहा है। इसी प्रकार
कृषक समाज, जनजाति समाज की संपदा विद्या जैसे जड़ी बूटी का ज्ञान तथा वनोपज को भी अपनाया है, और यहाँ तक कि पूरा देश और दुनिया उन जड़ी बूटियों का कई बीमारियों से लड़ने में उपयोग कर रहा है। हम धार्मिक परंपराओं की बात करें तो जनजाति समाज के लोग शक्ति के उपासक हैं रहे, और सारा समाज विभिन्न देवियों के रूप में पूजा करते हैं। भगवान श्री राम वनवास के दौरान दंडकारण्य क्षेत्र से गुजरे और दंडकारण्य क्षेत्र में वनवास का लंबा समय गुजारा और वनवासियों को सहयोग से लंका में विजय प्राप्त की थी। राम वन गमन पथ में अनेक निवास के कई साक्ष्य मिलते हैं। कुछ विघटनकारी तत्वों द्वारा विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें सजग रहने की आवश्यकता है और एकजुट होकर रहकर देश की प्रगति में निरंतर भागीदारी निभाना है। जनजाति समाज ने भारत देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें हम वीर नारायण सिंह का स्मरण करेंगे, जिन्होंने सारे समाज के कल्याण के लिए अंग्रेजों से विद्रोह किया और शहीद हो गए। हम इसी प्रकार बिरसा मुंडा जी की बात करें तो अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा। इसी तरह रानी दुर्गावती, तिलका माझी, सिद्ध कान्हो, टंट्या भील जैसे कई महान लोगों ने अपना योगदान दिया। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो हमें अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए, विशेष उपबंध बनाए गए। अनुसूचित जनजाति बाहुल राज्यों में 5वीं और 6वीं अनुसूची का भी प्रावधान किया गया। भारतीय संसद ने एक अधिनियम बनाया जिसे अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के उपबंधों को विस्तार करने की बात कही गई। आमतौर पर इसे पेशा अधिनियम 1996 में रूप में जाना जाता है। इस बात को हमने, जब मैं जनजाति आयोग में थी तो मैंने भी पूरे देश भर का भ्रमण किया। आज भी लोग जो हैं अनुसूचित क्षेत्रों में जो लोग निवासरत हैं, किस तरह से उनके साथ मैंने देखा है कि उन प्रावधानों का अनदेखा करके और हमारे ट्राइबलों की जमीन पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, और ना उनके लिए कोई कंपनसेशन और न ही उनका पुनर्वास मिला। बड़ा देखकर मुझे बड़ा दुख भी हुआ था, लेकिन फिर भी हमने आयोग के माध्यम से, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि लोगों में पहली बार ऐसा लगा था कि हाँ, अब हमको हमारा अधिकार मिलेगा। मैं तो प्रयास ही कर रही थी। राहुल केला का मैं हर जगह उदाहरण देती हूँ कि 1954 और 60 में जब उनकी जमीन सरकार ने ले ली थी और उनको 150 किलोमीटर जंगल में उनको भिजवा दिया गया था। आज भी उनको ये भी नहीं पता कि हमारी जमीन है कहाँ। बेचारे लोग आज भी, ना उनको मालिकाना हक, ना पट्टा, ना कुछ नहीं मिला था। कुछ लोग चले तो गए, कुछ लोग वहां रुके थे, लेकिन जब हमारा कमीशन गया, उन्होंने अपनी बात को रखी कि आज हमारे दादा परदादा तो नहीं है, लेकिन आज हमको कुछ भी नहीं पता है कि हमको कंपनसेशन मिला नहीं। तब हमने अधिकारियों के साथ बैठक की और सारी जानकारियां और उनके सारे कैंपों के माध्यम से सर्वे कराया कि ऐसे कितने लोग हैं। 20,000 एकड़ जमीन आपका राउल केला में स्टील प्लांट के लिए ली गई। 5,000 एकड़ जमीन तो वापिस कर दी गई थी और उसमें मात्र 5,000 से 6,000 मतलब हेक्टर में ही वहां पर प्रोजेक्ट डाला गया था। बाकी लोग रहे तो रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का वो नहीं था कि हमसे कब ये जमीन भी हमसे छीन ली जाएगी। फिर हमने प्रयास करके, आपको यकीन मैं आपको दिलाना चाहती हूँ कि हमने, और व्यक्तिगत तौर पर मैंने बहुत रुचि ली और बार बार मेरा कैंपों के माध्यम से मैंने उड़ीसा, राहुल केला और वहां के प्रशासन अधिकारी, स्टील प्लांट के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके, और उन लोगों को कम से कम 3,000 लोगों को मैंने पट्टा दिलवाया और कुछ लोगों को नौकरी से वंचित कर दिया गया था। आज भी फर्जी लोगों की वहां नौकरी की गई थी। मैं आज ये बता रही हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, और फिर भी ये प्रयास था कि मैं उन बाकी लोगों को भी नौकरी दिलाऊं। और इस मामले में आज भी मैं चिंतित रहती हूँ, उन लोगों से चर्चा करती हूँ
ऐसे ही झारखंड का भी मामला हुआ है, वहां भी वही स्थिति है, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, जितने भी ट्राइबल इस तरह के। लेकिन मैं जब देखती हूँ तो लोगों को मैंने यही कहा कि आप अपने अधिकारों को समझे। ये संविधान में आपको वो सारे अधिकार दिए गए हैं। हमारे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने ये जो जितने भी वंचित, शोषित और जो ट्राइबल हमारा वर्ग है, आर्थिक सामाजिक रूप से कैसे मजबूत हो, सशक्त हो, उस दिशा में उनने वो जो प्रावधान संविधान में किए गए हैं, उन तमाम सारी चीजों से आज भी वो लोग वंचित हैं। मैं एक छत्तीसगढ़ के उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी अनुसूचित क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें थी, नगर पंचायतें, वहां पर जब मैं राज्यपाल के रूप में गई तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि वो अनुसूचित क्षेत्र का ये प्रावधान है, राज्यपाल को पूरा अधिकार दिया गया है। आपको बताएं कि कोई भी वहां प्रशासन, शासन किसी भी तरह से, और पेशा कानून के तहत ये भी प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत ही सर्वोपरि है। वहां पर जब तक वो अनुशंसा नहीं करेगी, वहां किसी भी तरह का कार्य सरकार नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हुआ कि संविधान के नियमों को दरकिनार करते हुए 80 ग्राम पंचायत को 27 नगर पंचायत में परिवर्तन कर लिया गया। और पूरा अनुसूचित क्षेत्र में जहां पर हमारा पेशा कानून लागू होता है, और ये जबकि वहां के गवर्नर ने इसका विरोध किया था, मेरे पूर्व जो गवर्नर रहे हैं, कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, जब तक आप अगर कर ही रहे हैं तो उनका आरक्षण आप उसमें खत्म नहीं करोगे। मेसा कानून का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि नगर पंचायत जो अधिनियम कानून है, वो जब मेसा कानून बन जाएगा तो अनुसूचित क्षेत्र में जो नगर पंचायत बनाई गई है वो उसमें लागू हो जाएगा, तो वो उसके तहत उनको सारा लाभ मिलेगा। लेकिन वो नहीं मिल पाया। मेसा कानून आया लेकिन 2001 में वो राज्यसभा में ही आया, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। आज वो लोग वंचित है, मेरे पास शिकायत आई है उसकी, मैं इस पर कार्रवाई कर रही हूं कि संविधान में जब ये प्रावधान उनके लिए किए गए हैं, आप पार्लियामेंट का पास संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को आप विधानसभा में कैसे परिवर्तन करके उनके क्षेत्रों से आप ये वंचित कर सकते हैं? आप तो ये जो इस तरह का प्रावधान आप उनको फिर से वापिस करिए। ये कार्रवाई के लिए मैंने लिखा है और निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा कि उनको वो अधिकार कानून में दिलाऊं। और भी बहुत सारे चीजों से के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं। मेरे जाने के बाद मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ इसका प्रयास किया, शासन का ध्यान आकर्षित किया कि अनुसूचित क्षेत्र में जो निवासरत है, वहां के जो बेरोजगार युवक हैं, उनको उसी क्षेत्र में ही नौकरी देने का प्रावधान किया है। लेकिन वो भी वंचित थे, वो भी हमने लागू करवाकर वहां पर भी ये निर्देश मैंने जारी करवाया। बहुत सारी चीजें हैं, मैं हालांकि विस्तार बताऊंगी तो देखकर मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे जब मेरे जैसे व्यक्ति वहां आए, आपको बताएं कि जो उनका लघु वन उपज वो खुद मालिक है। आप बताइए कि आज वो लोग किस तरह से उनके साथ किया जाता है। मैंने कहा कि आपको अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए और लड़ना चाहिए। अगर आप नहीं लड़ोगे तो इसी तरह से आपको विश्वास नहीं होता। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके पूर्व में तेंदुपत्ता का जो बोनस 2 साल का, वहां के छात्रवृत्तियों के छात्रों का 2 साल का उनको छात्रवृत्ति नहीं दी। 597 करोड़ रुपए बैंक में जमा था। जब मैंने इसको ध्यान आकर्षित शासन का किया, विद इन 1 महीने के अंदर वो तेंदुपत्ता का बोनस और वो छात्रवृत्ति उनके अकाउंट में। और भी जब से मैं छत्तीसगढ़ राज्य की गवर्नर बनी हूं, तब से वहां के ट्राइबल में एक कॉन्फिडेंस जगह है, एक विश्वास जगह है। और मैंने सोच लिया है कि जो लोग, जो उनको प्रावधान, उनके अधिकार दिए गए हैं, और मैंने पूरा प्रशासन से कहा है, ये मैं पूरे देश के राज्यपालों से भी अपील करती हूँ कि उनको ये विशेष प्रावधान दिए गए हैं गवर्नरों के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए,
ये पूरी गतिविधि और पूरा इम्प्लीमेंटेशन और कार्रवाई की समीक्षा करे और देखें कि हमारे आदिवासियों को जो अधिकार है उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय तो नहीं हो रहा है, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव तो नहीं हो रहा है, उनको जो दी जा रही केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा वो सारा पर्याप्त उनको सुविधा मिले। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं, आज बहुत जरूरी है कि आप लोग भी इस तरीके से उनके अधिकारों की आवाज उठाते हैं। वास्तव में ये तमाम जगह अगर ऐसे संगठन उठाते हैं, लेकिन उनको संरक्षक की बहुत जरूरी है। और पूरे अनुसूचित और ट्राइबल के लिए तो राज्यपाल बहुत बड़ा संरक्षक है। अगर उसके मन में अगर कुछ देने की और कार्रवाई आपको विश्वास नहीं होता है, आप पूछिए छत्तीसगढ़ राज्यों के लोगों को कि उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि गवर्नर राज्यपाल क्या होता है। मतलब वो एक ऐसा अपने आप को, और मुझे भी लगता है कि ये पूरा ट्राइबल जो है मेरे परिवार के सदस्य, और वो मुझे एक संरक्षक के रूप में मानने लगे। पहली बार मैंने राज्यपाल भवन उनके लिए खोल दिया, जो कभी ट्राइबल सोच ही नहीं सकता था कि गवर्नर हाउस में भवन में जाए, हम मिले राज्यपाल से। मैंने ऐसे दूर से पैदल चलकर 200-200 किलोमीटर जब मेरे राजभवन के गेट पर खड़े होते थे तो मैं कहती थी इतनी दूर से आए हैं, को पता भी नहीं है कि पहले से हमें समय लेना है, आप सीधे भेजिए। और सीधी मुलाकात मैंने शुरू किया है। ये पहली बार गवर्नर कोई लॉर्ड गवर्नर बन के भवन में बैठने के लिए नहीं होते हैं, ये जनता के संरक्षक और उसको न्याय दिलाने के लिए होता है। ये कंसेप्ट को मैंने तोड़ा है। और सभी देश में अगर इस तरह की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि हमारे जो समाज के ट्राइबल लोग जो आज भी किस तरह से शोषित और पीड़ित और दुखी हैं, आज मुझे लगता है कि उनके अंदर एक बड़ा मनोबल बढ़ेगा और विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, हमारा कोई सुनने वाला है। तो निश्चित रूप से ये चीजों को हमारा छत्तीसगढ़ में तो मैंने ये कोशिश कर रही हूँ, और मेरा ये प्रयास है कि आने वाले में अगर कोरोना नहीं होता तो जितने भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जितने भी जिले हैं, सारे अधिकारी को मैंने निर्देश कर दिया है कि आप मुझे पूरी जानकारी भेजिए, वहां आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए। और पूरे ट्राइबलों को भी मैसेज कर दिया कि अगर आपका शासन प्रशासन किसी भी तरह का अगर आपकी सुनवाई नहीं करेगा तो सीधे मुझे फोन करिए, मुझ तक पहुंचाइए। ये सुनवाई मैंने इस तरह से किया है कि ऐसा ही मैं लोगों को कहती हूँ और मैं आपको भी विश्वास दिलाती हूँ। आज भले ही मैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग में नहीं हूँ, लेकिन मेरा अधिकार है कि मैं एक समाज ट्राइबल समाज की कम्युनिटी की होने के नाते देश में प्रदेश में कहीं पर भी ट्राइबल के साथ अगर अन्याय हो, किसी भी तरह की मेरी मदद की जरूरत हो, तो मैं निश्चित रूप से उसकी भी वहां के गवर्नर से बात करके, उनके चीफ मिनिस्टर से बात करके, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके और उसको मैं न्याय दिलाने का प्रयास करूंगी। आज भी मुझे उत्तर प्रदेश हो या उड़ीसा हो या झारखंड हो, तमाम जहां जहां भी मैं गई थी दौरा, सारे लोगों के फोन आते हैं, मैडम अरे मैंने कहा आप चिंता नहीं करिए, मैं आयोग से जरूर गई हूँ, मगर मैं तुम्हारे सबके लिए, मैं जिस पद पे हूँ आज ये पद भी मैंने कहा आप सब लोगों के लिए ही मिला है। ये अगर मेरे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इस गवर्नर के रूप में भेजा है तो कुछ ना कुछ मेरे मन में भाव था ट्राइबलों के लिए, उनकी सुरक्षा, उनको न्याय दिलाने की बात के लिए। तो तब तो मुझे वहां पर ये सम्मान दिया है, तो मैंने कहा ये सम्मान मेरा नहीं है, इस देश के लाखों करोड़ों आदिवासियों को ये सम्मान है। तो मैं, हालांकि ये बहुत समय आपका ले रही हूँ, बोलना मुझे बहुत था, दिल की बात जो है जितना मैं जो लिखित में नहीं बोलती हूँ, जो दिल से मेरे अंदर से जो निकलता है वो भाव को बोलती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये मेसा कानून के लिए आप लोग भी थोड़ा सा सरकार का ध्यान आकर्षित करें, ये लागू करें। बहुत जगह आंध्र प्रदेश में तो हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसने बहुत, और मैंने कहा है कि अभी पेशा कानून तो बन गया है लेकिन उसके आज भी रूल्स नहीं बनाए गए हैं। ये प्रस्ताव मैंने दिया है और जल्दी ही मैं मीटिंग करने वाली हूँ। इसी तरह से बहुत सारे देश में, महाराष्ट्र में इसका प्रयास किया है, महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया, वहां के जो पहले के गवर्नर थे
उसी तरह से सारे गवर्नरों के, मैंने राज्यपाल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी राष्ट्रपति भवन में, हमारे देश के बहुत सारे राज्यपाल वहां पर आए हुए थे, वहां पर भी मैंने बहुत सारी चीजों का सुझाव भी दिया था और कहा था कि जो एडवाइजरी कमेटी होती है ट्राइबल, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आज क्या हो रहा है कि उसकी बैठक ही नहीं करते ये सरकार के लोग। और दूसरी बात है कि इसमें भी जो सदस्य और जो अध्यक्ष, वो गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। सदस्य तो वहां के सारे ट्राइबल हो, लेकिन उसके साथ साथ गैर राजनीतिक और ट्राइबल का ही अच्छा एक्सपर्ट और सामाजिक व्यक्ति हो। कभी कभी कोई जो अध्यक्ष बनता है वो सीएम होते हैं, और वहां पर क्या होता है कि जिसकी सरकार होती है वहां का मुख्यमंत्री होता है और वही निर्णय वो एडवाइजरी कमेटी लेती है। इससे समाज को न्याय नहीं मिलता है। हमारे जो लोग होते हैं खुलकर बात नहीं करते हैं, वो जो बोलेंगे सीएम और उनकी उपस्थिति में एक ही विचारधारा के लोग अगर मेंबर होंगे, जबकि इस तरह का प्रावधान को मैंने कहा कि इसमें सुधार लाना चाहिए, तभी हमारे लोगों का इसमें कल्याण होगा। क्योंकि जो भी निर्णय लेते हैं वो एडवाइजरी सलाहकार समिति होती है, ये भी संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा, और साल में तो कई जगह तो मीटिंग ही नहीं होती है। हमने आयोग में इस बारे में बहुत बड़ी इसके लिए बात उठाई कि, और तो ये सारी चीजों की बात मैंने वहां पर रखी थी। और भी कई चीजें इस समय मैं वहां पर जो विषय था, जितना भी हो सकता है ट्राइबल हित में, मैं समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इन सब का ध्यान आकर्षित करती हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी। और चूंकि मेरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में नक्सलियों प्रभावित क्षेत्र है, वहां के ट्राइबल इन तमाम सारी चीजों से जूझ रहे हैं। मैंने एक बात कही थी कि वहां की समस्या बंदूक की नोक से हल नहीं हो सकती। वहां के लोगों का विश्वास जब तक नहीं जीतोगे, आखिर ये समस्या क्यों आई हो रही है? आपने कभी उन लोगों से पूछा वो क्यों पूरे हमारे झारखंड उड़ीसा ट्राइबल एरिया में नक्सलाइट क्यों होता है? आखिर उसकी क्या पीछे मंशा है? मैंने कहा था कि आप उनके बीच में जाइए, अधिकारी प्रशासनिक, उनका सुझाव था, मेरे पूरे छत्तीसगढ़ के तमाम संगठन के लोग मिले, आखिर इसका समाधान के लिए हमसे तो चर्चा करिए। ऊपर तो मीटिंग होती है, लेकिन हमारा ट्राइबल क्या सोचता है? वहां के लोकल जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर अगर काम करोगे और उनके साथ मानवीय के साथ और उनके साथ करेंगे, उनके साथ भी जिस नक्सलाइट की ओर जाता है, उसकी एक मजबूरी भी है, उसका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, बेरोजगारी, पहले उसका भी समाधान होना चाहिए। और इस ओर निश्चित रूप से शासन प्रशासन का ध्यान मेरा जा रहा है, और मैंने कहा है, और मैंने जो स्कूल बंद हुए थे वो खुलवा दिया, ट्राइबल एरिया में बेरोजगारों की नौकरी बंद थी वो मैंने शुरू करवा दिया। तो ये जो चीजें हैं, जब उनका स्वयं का एक आत्मनिर्भरता उनके जीवन में आएगा, तो ये ऑटोमेटिक ये समस्या, और लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होता है। खैर बहुत बड़ी बात है, मैं क्या बताऊं, छत्तीसगढ़ में बोलना बहुत था, लेकिन इतना मैं आज कहूंगी कि जो आज संयुक्त राष्ट्र में आदिवासी अधिकारों को लेकर कई दशकों के अन्य देशों में आदिवासी भाई और बहनों के संघर्ष किया। इसमें हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय श्री रामदयाल मुंडा जी शामिल थे। 13 सितंबर 2007 मुझे हमारे पूर्वज और नेताओं के ऐतिहासिक यात्रा की याद दिलाता है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में आदिवासी लोगों के मुद्दों को उठाया। हमारे पूर्वज अतीत के नेताओं और उनके आत्माओं के प्रति हमारी कृतज्ञता और आभार है। तो मैं इतना ही इस अवसर पर कहूंगी, और भी वक्ताओं को बहुत बोलना है। मेरे मन में तो बहुत सारे कुछ विचार आ रहे थे कि मैं आपको खुलकर बात करूं इस मौके पर, और पूरे देश के ट्राइबल भाइयों को मैं प्रणाम करते हुए कहती हूं कि आपको वो अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले हैं, जो आपका अधिकार है
इसलिए झुकने की जरूरत नहीं है। एक मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ आप आगे आइए और संगठित होकर अपनी आवाज को उठाइए। आपको निश्चित वो हक और वो अधिकार आपको मिलेगा। और जहां तक सवाल है कि बहुत सारी चीजों में मुझे समय समय पर आप भी कुछ ऐसे भी कुछ बिंदु होंगे, आप भेजिए सुझाव के तौर पर। मैं सीधे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, क्या हो सकता है देश के ट्राइबलों के लिए, मैं क्या उनको सुझाव के तौर पर कर सकती हूँ जहां पर ऐसी कुछ समस्या है। बहुत सारी चीजों का अधिकार जो है, फॉरेस्ट राइट का जो 2006 में बना हुआ है कानून, उनके राइट्स के लिए भी मैं बात किया है। और भी जगह बहुत सारे लोगों को वंचित है। और इसी तरह से पुनर्वास की भी व्यवस्था, आज बहुत सारे लोगों को उनकी जमीन तो ली गई है लेकिन पुनर्वास आज भी नहीं, कंपनसेशन नहीं है। तो ये तमाम सारे विषय बहुत है, समस्याएं बहुत है। उनको आज बात करूंगी तो बहुत लंबा समय मेरा लग जाएगा। अंत में पुनः आप सबको मैं बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि आपने मुझे याद किया इस वेबिनार के माध्यम से। और आगे ये भगवान करे जल्दी ये कोरोना जैसा संक्रमण से मुक्ति मिले, ताकि हम लोग जगह जगह पर विशाल तौर पर ये अधिकार दिवस के रूप में पूरे देश में इसको सब इकट्ठा होकर और अपनी बात रखेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे और शासन प्रशासन को इसके बारे में ध्यान आकर्षित करके उनको अधिकार को दिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जय जोहर, जय सेवा। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैडम। श्रोताओं की तरफ से 2 सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के में राज्यपाल का पदभार संभाल करके बहुत ही रेवोल्यूशन लेकर के आए, बहुत ज्यादा बदलाव लेकर के आए हैं। और उसी में एक जो बदलाव था वो है नियम और विधि नियम बनाना पेशा कानून के अंतर्गत। तो सवाल ये है कि क्या जो आप समिति का गठन कर रहे हैं पेशा कानून को नियम और नियम और अधिनियम बनाने के लिए, क्या उसमें आदिवासियों को भी रखा जाएगा या रखेंगे आप? देखिए, इसके लिए एक कमेटी सरकार के द्वारा बनाई गई है और उनसे भी सारे सामाजिक संगठन, ट्राइबल के जो जनप्रतिनिधि हैं, अभी इसके ऊपर इस पर विचार विमर्श चल रहा है। शासन ने जो अभी एक प्रस्ताव दिया है, दूसरे अन्य प्रदेशों से भी उन्होंने उसकी नियमों की कॉपियां बुलवाई है। जानकारी है कि जहां महाराष्ट्र को और भी जहां जहां इसका अगर लागू हुआ वहां किस तरह का, और यहाँ पर भी। तो मैं भी इस बारे में कि इसको तो जब बनेगा तो मैंने भी सोच लिया है कि पहले ये सरकार का प्रारूप कैसा होगा, किस तरह का प्रावधान उसमें किया जाएगा, और उसके बाद फिर मैं एक मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारी और वहां के जो विभागीय मंत्री के साथ और फिर सामाजिक संगठन के साथ भी मैं चर्चा करूंगी। और मुझे लगता है कि इस साल के अंदर ये सारी चीजों को मैं फाइनल करवा दूंगी, हो जाएगा, पास हो जाएगा। धन्यवाद मैडम। एक आखिरी सवाल जो आया है कि पेशा और मेसा और आरटीए और जो भूमि अधिग्रहण, ये सब जो कानून है, ये सब तो कागजों में बड़ा अच्छा लग रहा है, पर ये जमीनी स्तर पर बिल्कुल हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं लागू हो पा रहे हैं। राज्यपाल होने के नाते आप इसमें क्या क्या आप अपनी तरफ से हस्तक्षेप करेंगी? देखिए, मेसा कानून का जो मतलब एक प्रकार से कंसेप्ट था, वो पेशा कानून जो बना हुआ है उसमें क्या हुआ है कि जो 1996 का नगर पालिका का जो अधिनियम कानून, जो नगर पंचायत के लिए ग्राम पंचायत की जगह नगर पंचायत को जो अधिकार दिया गया है, जो हमारे ट्राइबल के अनुसूचित क्षेत्रों में वहां पेशा कानून बन जाने से उन्हें वो तमाम सुविधा और फैसिलिटी मिलेगी जो पेशा कानून में उसके प्रावधान है। लेकिन अभी वो लागू नहीं हुआ है। 2001 से राज्यसभा में ही वो बिल आया है लेकिन पारित नहीं हुआ है। अब जब तक मेसा कानून नहीं होगा तो आपको बताएं कि किस तरह से यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र की जो ग्राम पंचायतों को कानून का, कॉन्स्टिट्यूशनल का, संविधान का
दरकिनार करते हुए बहुत ही इलीगल तरीके से वहां पर ये प्रावधान कर दिया गया है। और इस पे मैं आगे भविष्य में या तो मेसा कानून लागू करवाइए या तो फिर उसको रिटर्न करिए ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत से। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं, आज भी ये बहुत ज्यादा पेशा कानून का ट्राइबल और अनुसूचित क्षेत्र में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और इसके लिए मैं कहूंगी कि हमारे जो ट्राइबल भाई लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। वो उसको अपना जागरूक होना चाहिए। जिस दिन ये खड़े हो गए, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उनके बीच में हस्तक्षेप करे। आज वो हमारा भोला भाला, सीधा, सहज, सरल, इतना ईमानदार, उसी का नतीजा है कि उनके साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनको आत्मनिर्भरता के साथ जीना सिखाओ और वो आगे आए। अब हम उसको संरक्षण दे, तब उनको अंदर हिम्मत आएगी। ये मेरा कहना है। जी मैडम, बिल्कुल आपने सही बोला। बहुत ही, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइंग स्पीच, बिजली और रोंगटे खड़े करने वाली आपने आज हम लोगों को संबोधित किया अपने वचनों से। मैं मैडम अनुपमा जी से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में हमारे जो विदेशी जो भाई बहन लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जो दुनिया से देख रहे हैं, उनसे आप संक्षिप्त में अंग्रेजी में अनुवाद करें मैडम के स्पीच का। I once again thank Honorable Governor Madam Uike for giving such a powerful speech and speaking to all of us and enlightening us with her thoughts and experiences. Extending her greetings on Indigenous Peoples' Rights Day, she appreciated the culture the tribals hold. The tribals have been respecting the surrounding, the natures. They have been worshipping the lands, water, and forest. Mentioning leaders like Shahid Veer Narayan Singh from Chhattisgarh and Birsa Munda, she asked the community to come together as one nation and work for the uplifting and development of the society. Ma'am, your works in places like Rourkela and Chhattisgarh, which you mentioned how during the establishment of steel plant, you stood for the people who lost employments. These works are commendable, and also reminding us that the government has given us acts like PESA, and your intervention when they tried to change the Gram Sabhas into Gram Panchayats into Nagar Panchayat is highly commendable. Having you at forefront, we appreciate and we understand, and I truly believe we have faith in you. And I would not be wrong in saying you clearly feel the pain of Indigenous people across the country, and you have been our voice when it comes to speaking for the struggles of the tribals. And also, at the end, very humbly, you requested us to bring forward our problems and request. This makes us believe in you once again, ma'am. We have faith in you that the future, we have a good hope for the future. I thank you once again, ma'am, for your wonderful speech.